नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास रंजन और आज हम बात करेंगे कि ऐसी क्या 3 चीजें हैं जो किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों वो चीजें हैं एतबार नहीं करना, इंतजार नहीं करना, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। जोक अपार्ट दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि क्या है वो 3 चीजें जो आपको एक अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू कोडिंग टॉकीज विद विकास। दोस्तों मेरा नाम है विकास रंजन। मेरे पास सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लगभग 7 सालों का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है और इसके अलावा मैंने 1000 से भी ज्यादा बच्चों को अलग अलग टेक्नोलॉजीज में ट्रेन किया है, मेंटोर किया है और उनकी हेल्प की है एक अच्छा जॉब को पाने में। और दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी 3 चीजें जो अगर आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या बनना चाहते हो तो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहली चीज है कि सिर्फ कोडिंग पर फोकस मत करो। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत सारे मेंटीज हैं, मेरे बहुत सारे जूनियर्स हैं जिनको मैंने देखा है कि वो सिर्फ सबसे पहले अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं तो सिर्फ उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स पे फोकस कर रहे होते हैं। ये नहीं देख रहे होते हैं कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर मैं कोई नई लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ, मान लीजिए मुझे जावा ऑलरेडी आता है और मैं पाइथन सीखना चाहता हूँ, तो मेरा फोकस सिर्फ इस चीज पर नहीं होना चाहिए कि पाइथन में प्रिंट का सिंटेक्स क्या है या किसी दूसरी कमांड का सिंटेक्स क्या है। इंस्टेड मेरा फोकस इस चीज पर भी होना चाहिए कि आफ्टर ऑल पाइथन में ऐसा नया क्या था कि मुझे एक नई लैंग्वेज की जरूरत पड़ी। व्हाट इज कंसेप्चुअली डिफरेंट बिटवीन जावा एंड पाइथन, या व्हाट इज कंसेप्चुअली डिफरेंट बिटवीन एनी डिफरेंट लैंग्वेज। इन चीजों के बारे में हमें जरूर फोकस करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वही एक चीज है जो हर लैंग्वेज को यूनिक बनाती है। हमें जरूर समझना चाहिए कि किसी भी लैंग्वेज की जो एडवांटेज है क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। इस जरिए दोस्तों हम एक अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। कोई प्रॉब्लम को देखकर हम ये जज कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि इस प्रॉब्लम के लिए या इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रोग्रामिंग के कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए, एल्गोरिथम्स हो गए, डिजाइन पैटर्न्स हो गए। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इन कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करें दोस्तों तो हम एक बहुत ही अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं, फिर चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि अपार्ट फ्रॉम जस्ट डेवलपमेंट हमें हमारी जो भी एप्लीकेशन पे हम काम कर रहे हैं उसकी अलग अलग चीजों के बारे में पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल उस पूरी एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर क्या है, वो कैसे डिप्लॉय हो रहा है, कहाँ पर डिप्लॉय हो रहा है। सिमिलरली दोस्तों कई बार मैंने देखा है कि अगर कोई फ्रंट एंड डेवलपर है या फ्रंट एंड इंजीनियर है तो उसे सिर्फ फ्रंट एंड का आइडिया होता है, बैक एंड का कोई आइडिया नहीं होता है। सिमिलरली कोई बैक एंड इंजीनियर तो उसे फ्रंट एंड का आइडिया नहीं होता है या डेटाबेस का आइडिया नहीं होता है। तो दोस्तों ऐसी जो चीजें हैं ये हमें नहीं करनी चाहिए। हमें एटलीस्ट थोड़ा आइडिया तो होना चाहिए कि बैक एंड पे चीजें कैसे काम कर रही हैं या फ्रंट एंड पे चीजें कैसे काम कर रही हैं या डेटाबेस में कैसे काम कर रही है। इससे दोस्तों मुझे एज एन इंजीनियर, एज अ डेवलपर अच्छा कंटेक्स्ट मिलेगा। अगर मैं एक बैक एंड इंजीनियर हूँ तो मुझे थोड़ा मैं यूजर एक्सपीरियंस को सोच कर भी मैं चीजें कर पाऊंगा, या मैं अगर फ्रंट एंड इंजीनियर हूँ दोस्तों तो मैं ये सोच पाऊंगा कि जो मैं पेलोड बैक एंड को भेज रहा हूँ वो पेलोड बैक एंड के लिए ज्यादा हैवी तो नहीं है। तो दोस्तों एज एन इंजीनियर ये मेरे को काफी अच्छा बनाएगा। तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए अलग अलग चीजों का भी दोस्तों, कि बाकी चीजें कैसे काम कर रही हैं हमारे एप्लीकेशन में। तो सिर्फ सिर्फ अपना काम, अपनी कोडिंग पे हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने देखा है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को इंजीनियर्स को बता दो कि हाँ यहाँ पर ये काम करना है और वो कर देते हैं, बट बहुत ही कम इंजीनियर्स ये सवाल करते हैं कि भाई ये काम हम क्यों कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ये काम करके, ये सॉफ्टवेयर बना के, ये फीचर बना के। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग तो हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, हर सॉफ्टवेयर डेवलपर को ये सवाल जरूर पूछनी चाहिए अपने जो भी क्लाइंट है या प्रोडक्ट मैनेजर है या अपने मैनेजर से, कि हम ये सॉफ्टवेयर क्यों बना रहे हैं, ये फीचर क्यों बना रहे हैं, हमारे कस्टमर के पेन पॉइंट्स क्या हैं, हमारे कस्टमर को किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये समझकर आपको ज़रूर काम करना चाहिए। और दोस्तों वैसे बहुत सारे मैंने इंजीनियर देखे हैं जो काम तो कर रहे हैं किसी इंडस्ट्री में। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फ्लिपकार्ट में काम कर रहा है या अमेजोन में काम कर रहा है तो बेसिकली ई कॉमर्स इंडस्ट्री में काम कर रहा है। तो दोस्तों कई मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं बट उनको इंडस्ट्री की नॉलेज होती नहीं है, डोमेन की नॉलेज होती नहीं है, वो सिर्फ टेक्निकल चीज़ों में होते हैं। दोस्तों हमें ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं इट इज नॉट जस्ट आवर टेक्निकल ग्रोथ, इट इज ऑल्सो अबाउट आवर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। तो दोस्तों हमें हमारी इंटेलेक्ट को भी ग्रो करना चाहिए, हम हमारी ऑलराउंड डेवलपमेंट को भी ग्रो करना है, हमें हमारी नॉलेज को भी ग्रो करना है।
तो उसके लिए दोस्तों हमें डोमेन नॉलेज की भी आइडिया होनी चाहिए कि हाँ, हम जिस डोमेन में काम कर रहे हैं उस डोमेन में चीजें कैसे काम करती हैं। तो दोस्तों ये था पहला पॉइंट कि सिर्फ कोडिंग पे फोकस मत करो। दोस्तों जो दूसरा पॉइंट है वो मैं कहना चाहूंगा कि कभी भी अपने आप को किसी एक टेक्नोलॉजी से या किसी एक टूल से टाई करके मत रखो। दोस्तों मैंने बहुत बार देखा है लोगों को कि वो खुद को सिर्फ एक किसी टूल से टाई कर लेते हैं। जैसे कोई कुछ लोगों को मैंने देखा है वो अपने आप को क्लासिफाई करते हैं एज अ जावा डेवलपर। दोस्तों ये चीज मुझे बहुत गलत लगती है। मेरे अकॉर्डिंग आपको क्लासिफाई करना चाहिए खुद को एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर या एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जावा तो बस एक टेक्नोलॉजी है, एक माध्यम है जिसके जरिए आप अभी कोड लिख रहे हो, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। फिलहाल आप कम्युनिकेट करने के लिए जावा यूज कर रहे हो सकता है कल कोई दूसरी लैंग्वेज आप यूज करो। लैंग्वेज का पर्पस सिर्फ कम्युनिकेशन होना चाहिए। दोस्तों अगर आप खुद को एक लैंग्वेज से टाई अप कर लोगे तो हो सकता है आप इस टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन में काफी पीछे रह जाओ। दोस्तों अगर मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दूं तो टेक्नोलॉजी जो है दोस्तों काफी ज्यादा रैपिडली चेंज हो रहे होते हैं। अगर हम 2010 की बात करें तो 2010 में जावा सबसे पॉपुलर टेक्नोलॉजी थी, जावा स्क्रिप्ट नंबर 2 पे थी दोस्तों, और पीएचपी थर्ड फेवरेट टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। उसके बाद सी++, पाइथन, सी शार्प, कुछ और इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज थे। बट दोस्तों सिर्फ 5 साल में यानी कि 2015 में दोस्तों जावा और जावा स्क्रिप्ट तो थी टॉप 2 पे, बट नंबर 3 पे आ गई पाइथन, और पीएचपी पाइथन से ज्यादा कम पॉपुलर हो गई। दोस्तों अगेन 4 साल बाद सिर्फ 2019 में पाइथन बन गई दुनिया की सबसे पॉपुलर, सबसे डिमांड वाली लैंग्वेज, और जावा स्क्रिप्ट बन गई सेकंड पोजीशन पे, एंड जावा केम टू द थर्ड पोजीशन। तो इससे मैं ये कह रहा हूं अगेन, फिर मैं ये नहीं कह रहा हूं अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं जावा पे काम कर रहा हूं तो नहीं मैं जावा छोड़ के पाइथन सीख लेता हूं। दोस्तों दिस इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट आई मीन। बट मेरा कहने का ये मतलब है कि कभी भी आपको अपने आप को ये मत सोचो कि मैं सिर्फ जावा पे ही काम करूंगा या मैं सिर्फ पाइथन पर ही काम करूंगा। अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को, जैसा कि मैंने बताया है, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स को, डिजाइन पैटर्न्स को, और किसी लैंग्वेज में क्या खास चीजें हैं, इन चीजों को समझते हो और इन चीजों को यूज करके अगर आप काम कर रहे हो किसी भी लैंग्वेज में, तो दोस्तों आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर चाहे लैंग्वेज कोई भी हो। कभी भी अपने आप को कोई भी नई टेक्नोलॉजी सीखने से रोको मत। कभी भी ये मत सोचो कि नहीं मैं तो इसी चीज पर काम करूंगा, दूसरी चीज पर काम नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर मैं आपको फ्रंट एंड का भी थोड़ा कंसेप्ट दूं, थोड़ा कंटेक्स्ट दूं, तो जावास्क्रिप्ट जो है वो काफी पॉपुलर फ्रंट एंड में लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट का कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है हमारे पास। बट दोस्तों जावास्क्रिप्ट में ही कई सारे फ्रेमवर्क आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आज से लगभग 10 साल पहले जे क्वेरी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क थी। जे क्वेरी ही सब लोग यूज करते थे। बट दोस्तों धीरे धीरे जब से नए फ्रेमवर्क आना शुरू हुए, जैसे फॉर एग्जाम्पल एम्बर जेएस, जैसे बैकबोन जेएस, धीरे धीरे जे क्वेरी की पॉपुलैरिटी कम होती गई। दोस्तों अराउंड 2014 जब एंगुलर जेएस पहली बार अपनी वर्जन 1 के साथ आया था मार्केट में, तो अचानक से उसने पूरे मार्केट को डोमिनेट कर लिया था। इट बिकेम द मोस्ट पॉपुलर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। बट दोस्तों अचानक से सिर्फ 3-4 साल के अंदर अंदर एंगुलर जेएस धीरे धीरे कम पॉपुलर होता गया और मार्केट में नए फ्रेमवर्क्स आए। फॉर एग्जांपल रिएक्ट जेएस आया विद अ कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, और उसने पूरी जावास्क्रिप्ट इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर दिया। फिर दोस्तों एंगुलर ने भी खुद को रीराइट किया और एंगुलर के नए वर्जन आए जहां पे एंगुलर ने भी कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर को अपनाया। कोई डेवलपर ये बैठ कर रह जाए कि नहीं मैं सिर्फ एंगुलर पे ही काम करूंगा या मैं सिर्फ जे क्वेरी पे या पीएचपी पे ही काम करूंगा, तो दोस्तों इस तरीके से आप खुद को टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में या टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन में आउटडेटेड बना रहे हो और इससे आपको आगे चलकर दिक्कत हो सकती है। तो हमेशा लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट पर फोकस करो और कभी भी कोई नई लैंग्वेज सीखनी हो तो उससे कभी भी पीछे मत रहो दोस्तों। एंड दोस्तों हम थर्ड चीज इसकी बात करेंगे वो है कि मैंने बहुत सारे डेवलपर को देखा है कि वो टेस्टिंग पे या सिक्योरिटी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। दोस्तों ऐसी गलती तो बिल्कुल मत करो। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हमारी जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसका एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। बिना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के हम नहीं कह सकते कि मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पूरा हो चुका है। दोस्तों हमें हमेशा हमारे सॉफ्टवेयर को अलग अलग टेस्ट केसेस के लिए जरूर टेस्ट करना चाहिए। अगर आपकी कंपनी में ऑलरेडी कोई दूसरी क्यूए टीम है, दूसरे टेस्टर्स हैं, चाहे वो मैनुअल हो या ऑटोमेशन के लिए हो, दोस्तों आप उन्होंने शायद टेस्ट केसेस लिखे होंगे आपके फीचर के, आपके सॉफ्टवेयर के, तो उनको रीच आउट करो और उनसे वो टेस्ट केसेस लो और खुद से भी एक बार टेस्ट करो अपने सॉफ्टवेयर को अलग अलग टेस्ट केसेस के लिए। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है दोस्तों सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए अलग लोगों की डिमांड कम हो रही है दोस्तों। इनफैक्ट मैनुअल टेस्टिंग की डिमांड काफी ज्यादा कम हो रही है, ऑटोमेशन टेस्टिंग की डिमांड है। और मैंने कई जगह देखा है कि अलग से टेस्टर्स नहीं होते, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स से ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है अब कि वही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी करे, वही सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी करे और उनको ही थोड़ा
डिप्लॉयमेंट का भी नॉलेज हो। दोस्तों अगर आपको इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट से और डिमांड से खुद को मैचअप करना है दोस्तों, तो आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग खुद से करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट का यूज करो। पहले यूनिट टेस्ट केसेस लिखो और फिर उन यूनिट टेस्ट केसेस को रन करके देखो कि आपका सॉफ्टवेयर उन टेस्ट केसेस को पास कर पा रहा है नहीं। और दोस्तों अगेन इट इज बेटर कि आप ऑटोमेशन टेस्टिंग भी सीखो और ऑटोमेशन टेस्ट केसेस लिखो और अपनी पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर अपनी पूरी की पूरी फीचर को ऑटोमेशन टेस्ट केस चलाकर उसको टेस्ट कर सकते हो आप। फ्रंट एंड टेस्टिंग भी, एपीआई टेस्टिंग भी। एंड दोस्तों इस तरह आप अपना टाइम भी बचा सकते हो और एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो। अगेन दोस्तों मैंने कई इंजीनियर्स को देखा है कि उन्हें सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। तो एक जो सबसे बड़ी बात है कि सिक्योरिटी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ही जिम्मेदारी है। अलग से कोई मसीहा नहीं आएगा आपके एप्लीकेशन को, आपकी वेबसाइट को सिक्योर बनाने के लिए। तो दोस्तों अगर आप एक वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हो, लाखों हजारों यूजर्स आपकी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं आपके ऊपर भरोसा करके, उनका डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी प्राइवेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर उनकी डेटा, उनकी प्राइवेसी से कोई छेड़छाड़ होती है तो दोस्तों इसके लिए आप जिम्मेदार हो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो दोस्तों कभी भी इस चीज को लाइटली मत लो। नेटवर्क सिक्योरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दोस्तों आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने सुना है, बट अभी बहुत ही रिसेंटली एक मैटर सामने आया है, एक सिक्योरिटी इश्यू सामने आया है। दोस्तों आप अपाचे लॉग4j सिक्योरिटी थ्रेट के बारे में शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो प्लीज उसको गूगल करो। अभी तो न्यूज में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज्यादा हड़कंप मच चुका है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इसकी वजह से। दोस्तों लॉग4j अपाचे का बनाया हुआ एक जावा में एक लॉगिंग का फ्रेमवर्क है। दोस्तों हजारों लाखों इनफैक्ट शायद मिलियंस जितने भी एप्लीकेशंस हैं जो कि जावा में बने हुए हैं, या कोई ऐसा एप्लीकेशन जो कि जावा में बनी हुई कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज करता है, उन सब में एक सिक्योरिटी थ्रेट आ गया है दोस्तों। और इसके जरिए जो अटैकर्स है वो काइंड ऑफ एक रिमोट एक्सेस लेके आपके डेटा के एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं और आपके डेटा के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीजें जितनी जल्दी सामने आए, अभी क्योंकि ये गाइडलाइंस आ रही हैं कि हमें जहां पे भी ऐसे लॉगिंग लगाए हैं लॉग4j वाले, उनको हटा देनी चाहिए। अगर मैं कुछ प्रिंट कराना है तो हमें मे बी जावा में system.out.print यूज करना चाहिए। तो दोस्तों ये सारे जितने भी गाइडलाइंस आ रहे हैं हमें उन्हें बहुत सीरियसली लेनी चाहिए। और जो एक बेसिक लेवल ऑफ सिक्योरिटी है दोस्तों, जैसे कि अगर फ्रंट एंड की बात करें तो एटलीस्ट हमारा जो एप्लीकेशन है दोस्तों वो एक्सेस अटैक से प्रूफ होना चाहिए दोस्तों। सिमिलरली दोस्तों कॉस्ट रिक्वेस्ट जो है दोस्तों उसके लिए हमें ध्यान देनी चाहिए कि रिक्वेस्ट हमारे कहाँ एक्सेसिबल है, कहाँ एक्सेसिबल नहीं है। सिमिलरली दोस्तों हमारी जो एपीआई है वो हमारी एपीआई में किसी किस्म का ऑथराइजेशन जरूर होना चाहिए। मे बी आप एक क्लाइंट या एपीआई की ऐड कर दो, ऑथराइजेशन हेडर्स ऐड कर दो, बट हेडर ऐसी ऑथराइजेशन होनी चाहिए हमारी सारी एपीआईज के लिए। एंड दोस्तों अगेन हमारा जो डेटाबेस है, डेटाबेस क्वेरीज के लिए एटलीस्ट बेसिक एसक्यूएल इंजेक्शन से तो प्रूफ होनी ही चाहिए। तो इतनी मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जरूर है आपकी अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो। तो दैट्स इट दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और कुछ नया सीखने को मिला है इस वीडियो से, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। और आपको क्या सीखने को मिला, इसमें से क्या चीजें हैं जो आप ऑलरेडी करते हो, क्या चीजें हैं जो आप ऑलरेडी नहीं करते हो, उनके बारे में मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएं और अपनी राय मुझे दे यहाँ पर जरूर कमेंट्स में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है, तो उनसे इस वीडियो को जरूर शेयर करें। एंड दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें दोस्तों, और बगल में बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो बनाऊं आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि इस पूरी वीडियो को मैंने क्रिएट किया है इन एसोसिएशन विद न्यूटन स्कूल। दोस्तों न्यूटन स्कूल एक बहुत ही अमेजिंग एडटेक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अलग अलग कोर्सेज करके अपनी प्रोग्रामिंग और अपने कंप्यूटर नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हो और अपना एक बहुत ही अमेजिंग करियर बना सकते हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। दोस्तों न्यूटन स्कूल बहुत सारे कोर्सेज कराता है जिसमें उसका जो मेजर कोर्स है वो है फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स। दोस्तों इस कोर्स में हम आपको लगभग 6 मंथ्स की फुल स्टैक ट्रेनिंग देते हैं जहां आपको काफी सारे असाइनमेंट्स मिलेंगे, इंडस्ट्री के टॉप कंपनीज के एजुकेटर्स आपको ट्रेन करेंगे, आपको मेंटोर करेंगे, आपको मॉक इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करेंगे दोस्तों, और इस तरीके से आप बनते हो जॉब रेडी। एक जो कमाल की बात है दोस्तों न्यूटन स्कूल की, कि न्यूटन स्कूल के जो प्रोग्राम्स है वो कंप्लीटली पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। यानी कि अगर आपकी एनुअल सीटीसी 5 लाख या उससे कम की लगी तो आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना होगा। एंड दोस्तों एक कमाल की न्यूज ये है कि न्यूटन स्कूल का जो नया बैच है, जो दिसंबर बैच है, वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, प्लीज आप न्यूटन स्कूल की फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स पे जरूर जाओ और दोस्तों अपनी सारी डिटेल्स डाल के इस एप्लीकेशन को सबमिट करो और इस
फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में रजिस्टर करो। और दोस्तों इसके अलावा मैंने और भी कई वीडियोस बनाए हैं अपने चैनल पे, फॉर एग्जांपल HTML के, CSS के, जावास्क्रिप्ट के, बूटस्ट्रैप के, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के, और दोस्तों और भी मैं कई वीडियोस बनाने जा रहा हूं। तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल पर बने रहिए और फॉलो करते रहिए कोडिंग टॉकीज विद विकास को। थैंक यू फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय।